आज का दिन का हमारा जो पूरा रूपरेखा है वो एक रचनात्मक आकलन के लिए विद्यार्थियों के साक्षात्कार का महत्व, एक इस बारे में बातचीत होगी। और दूसरा है कि जो साक्षात्कार या इंटरव्यू हमको लेने हैं वो किस तरीके के हो सकते हैं, किस तरीके से उनको लिया जाएगा, उनकी क्या विधियां होंगी, किस तरीके से उसकी कार्य प्रणाली होगी, क्या क्या चीजें हम लोग करेंगे, किस प्रकार के प्रश्न पूछ सकते हैं, किन बातों का ध्यान रखना है हम लोगों को। और जब हम लोग इंटरव्यू कर रहे होंगे तो क्या चीजें हमको नोट करनी चाहिए। ये कुछ बातें जो हैं आज हम लोग इस पूरे आज की जो बातचीत हम लोगों की होगी उस पर हम लोग करेंगे। तो मुझे लगता है सर कि ये जो रचनात्मक आकलन या जो फॉर्मेटिव असेसमेंट, इसके बारे में काफी हम लोगों ने अपने इस पूरी यात्रा में जो अभी तक 14, आज हम लोग 14वें कार्यशाला पे हैं, इस पूरी यात्रा जो रही है हमारी 14 तक की, इसके बीच में कई जगहों पर हम लोगों ने इसके बारे में बातचीत की है, रचनात्मक या फॉर्मेटिव असेसमेंट के ऊपर में। तो या इसके साथ साथ हम लोगों ने इस बारे में भी बातचीत की है कि अलग अलग प्रकार के हमारे आकलन जो है वो कौन कौन से होते हैं। तो थोड़ा सा अगर हम लोग उसके ऊपर बातचीत कर लें कि आप लोगों ने जो कुछ भी पढ़ा है उसको थोड़ा सा एक रिफ्रेश कर लें हम लोग कि कितने प्रकार के हमारे आकलन होते हैं। और फिर थोड़ा सा हम लोग फॉर्मेटिव असेसमेंट के बारे में डिटेल में बातचीत कर लेंगे कि इसका किस प्रकार का इसकी रूपरेखा होती है, किस प्रकार से ये किया जाता है, क्यों किया जाता है, इससे क्या हमको जानकारियां मिलती है, उन जानकारियों का उपयोग हम किस प्रकार करते हैं, किस प्रकार से ये शिक्षकों के लिए उपयोगी है या किस प्रकार से ये बच्चों के लिए उपयोगी है। ये थोड़ी सी बातचीत हम लोग थोड़ा करके फिर हम लोग अपने साक्षात्कार वाले बिंदु पर पहुंचेंगे और उसके ऊपर विस्तार से हम लोगों की चर्चा होगी। तो थोड़ा मैं आप लोगों से ही एक बार जानना चाह रहा था कि अ, हम लोगों ने अभी तक जो पढ़े हैं, जो अगर आकलन की बात करें तो मोटे तौर पर हम लोग कितने प्रकार के आकलन अभी तक हम लोग देख चुके हैं। अगर थोड़ा आप लोग एक एक करके भी उसमें बातचीत कर लें, हम लोग एक एक उसमें। सर हमने फॉर्मेटिव असेसमेंट पढ़ा और समेटिव, और इसके अलावा हमने निदानात्मक असेसमेंट भी पढ़ा है सर। ओके। हम लोगों ने एक तो फॉर्मेटिव, फॉर्मेटिव, ये समेटिव एंड फॉर्मेटिव डायग्नोस्टिक। फॉर्मेटिव जी, पढ़ा हम लोगों ने। एक हम लोगों ने डायग्नोस्टिक। समेटिव भी पढ़ा है समेटिव और असेसमेंट। डायग्नोस्टिक, नैदानिक जिसको अपन कह रहे हैं, इसके बारे में अपन ने पढ़ा है। तो सर इसमें अगर हम लोग थोड़ा सा एक एक को अगर हम लोग डिफाइन अगर करते चलें, डिफाइन इन द सेंस थोड़ा थोड़ा जी सा सर, इसके बारे जी में कि भाई डायग्नोस्टिक से अपन क्या समझ रहे हैं, फॉर्मेटिव से क्या समझ रहे हैं, समेटिव से क्या समझ रहे हैं, अगर एक एक दो दो लाइन इसके बारे में अगर हम लोग एक एक तो सर बोलते चलें। फॉर्मेटिव फॉर्मेटिव असेसमेंट में एक्चुअली ये है, ये असेसमेंट फॉर लर्निंग है। और इसमें होता क्या है कि हम ना अपनी जो क्लास के दौरान या शिक्षण के दौरान जो है जिस तरीके के हम असेसमेंट करते रहते हैं, और एक मेन उद्देश्य ये होता है फॉर्मेटिव असेसमेंट का कि हमें एक ऐसा आंकड़ा मिले जिससे कि फर्दर इम्प्रूवमेंट किया जा सके। तो ये फॉर्मेटिव असेसमेंट होता है। चलिए एक हो गया। और कोई हमारे साथी अगर बता पाए कि समेटिव क्या है। सर समेटिव में क्या रहता है कि हम जो पूरा हमने पूरे सत्र में जो पढ़ाया है उसके जी लास्ट सर। में जो हम उनकी परीक्षा आयोजित करते हैं उसके उसमें उस टाइप से जो असेसमेंट निकल के आता है उसमें हम जो उसकी उपलब्धि आती है वो समेटिव रहता है। उसमें हम उनकी ग्रेडिंग वगैरह इस टाइप का से उनके शैक्षिक उपलब्धियों का
की जानकारी या उनका आंकड़ा एकत्रित करती है सर। ओके, मतलब ये है कि ये आप कह रहे हैं कि किसी इकाई के अंत में होता है, ये इकाई के अंत में अपन करते हैं, है ना? ठीक है, तो उसने क्या सीखा क्या नहीं सीखा इसकी जानकारी हमको यहाँ पर मिल रही है। ठीक है, और डायग्नोस्टिक्स में अपन क्या कर पाते हैं सर? डायग्नोस्टिक्स में डायग्नोस्टिक में सर हम मतलब कोई भी चीज मतलब उस छात्र कितना जानता है, हम कोई चीज पढ़ाने वाले हैं या कोई चीज हम मतलब जिस टॉपिक पे चर्चा करने वाले हैं उस टॉपिक से रिलेटेड या कोई चीज हमें मतलब उसको जो छात्र है उसको आता कितना है, अभी तक उसको क्या किस में क्या प्रॉब्लम है, ये बीच में हम डायग्नोस्टिक टेस्ट अरेंज करते हैं कि उनका उसमें क्या कमियां हैं, उसमें उन कमियों का निदान फिर हम बाद में उनकी कमियों को सॉर्ट आउट करके नोट आउट करके फिर उन कमियों को का निदान करने के लिए फिर अपनी कार्य प्रणाली बनाते हैं सर जी। ओके ओके, तो एक तरीके से कहा जाए कि ये जो डायग्नोस्टिक्स जो हो रहा है और जो हम लोगों ने फॉर्मेटिव की बात की है, ये एक दूसरे से थोड़ा बहुत मिलते जुलते हैं अगर हम लोग मोटे तौर पर देखें तो। डायग्नोस्टिक भी जो होता है वो जैसे कि जैसे एक जो शब्द है डायग्नोसिस करना, डॉक्टर के संदर्भों में कई बार हम लोग यूज करते हैं कि भाई हमारी कोई बीमारी का डायग्नोसिस हो रहा है, या इस प्रकार की बातें हम लोग करते हैं। तो उसी प्रकार से बच्चे की अगर कोई मिसअंडरस्टैंडिंग है या कोई कॉन्सेप्ट उसको नहीं समझ में आया है तो उसको डायग्नोस कर पाना, ये एक डायग्नोस्टिक्स असेसमेंट के ऊपर बात हो रही है। और फॉर्मेटिव असेसमेंट के अंदर में ये होता है कि जब हम लोग कोई चीज पढ़ा रहे हैं तो कोई अवधारणा बच्चे को कितनी समझ में आई है, क्या समझ में नहीं आई है, और उसके आधार पे हम लोग को किस प्रकार से अपने शिक्षण प्रक्रिया में बदलाव करना है, सीखने सिखाने की प्रक्रिया में, ये हमको उससे जानकारी मिलती है। तो काफी कुछ एक दूसरे से थोड़े मिलते जुलते ये हो सकते हैं। और जैसा कि अभी गुप्ता जी ने भी बताया, समेटिव असेसमेंट जो है वो किसी इकाई के या किसी एक समय के अंतराल पे होता है, जैसे कि हम लोग तिमाही, छमाही या वार्षिक परीक्षा लेते हैं या इकाई परीक्षाएं होती हैं, उस प्रकार की हो सकती है, जिससे कि ये तय किया जाता है कि बच्चे ने कितना सीखा। या किसी जैसे अभी अगर हम सीखने के प्रतिफल की बात कर लें या लर्निंग आउटकम्स की बात कर लें, तो कौन से लर्निंग आउटकम्स जो हैं उसने अचीव कर लिए हैं और कितने कर लिए हैं, ये जो है समेटिव असेसमेंट का एक आउटपुट हो सकता है। जैसे कि फॉर्मेटिव असेसमेंट को असेसमेंट फॉर लर्निंग कहते हैं, समेटिव असेसमेंट को हम लोग ऑफ लर्निंग कहते हैं, ऑफ लर्निंग इसको हम लोग कहते हैं। एक्सट्रीम सर। जी सर। सर सर ये फॉर्मेटिव असेसमेंट और डायग्नोस्टिक असेसमेंट में थोड़ा, अब जैसे आपने बताया कि मोर ओवर ये लगभग सेम एक से लगते हैं, तो थोड़ा सा इनका अंतर भी स्पष्ट होना जरूरी है। तो मैं जो समझ पा रहा हूँ वो जी मैं बता सकता हूँ क्या सर? बिल्कुल बिल्कुल सर सर, प्लीज प्लीज। जी सर। सर ये मैं डायग्नोस्टिक असेसमेंट से शुरुआत करता हूँ, तो मुझे जी ऐसा प्रतीत होता है कि सपोज 9th स्टैंडर्ड को पास करके बच्चा 10th में आता है। जी सर। अब जब हम 10th में मैथमेटिक्स हम स्टार्ट कर रहे हैं पढ़ाना, तो सपोज 10th में मैथमेटिक्स का फर्स्ट चैप्टर ही हम अपन पढ़ाना शुरू करते हैं, जो कि नंबर सिस्टम है। तो पढ़ाने नंबर सिस्टम की शुरुआत करने से पहले हम एक ऐसा डायग्नोस्टिक टेस्ट लेंगे जिससे ये पता लगाएंगे कि इस टेस्ट के लिए बच्चे को क्या प्रीवियस नॉलेज होना चाहिए, क्या वो है या नहीं।
तो ये पता लगाने के बाद हम अगला हमारा टॉपिक को कंटिन्यू कर पाए, ये मुझे लगता है कि ये डायग्नोस्टिक टेस्ट है। और फॉर्मेटिव की जब बात करते हैं तो सब वो चैप्टर शुरुआत कर दी गई है, 2-3 क्लासेस भी हो गई हैं, उसके बाद बच्चा कितना सीख पाया कितना नहीं सीख पाया, ये पता लगाने के लिए हम किसी तरीके का असेसमेंट करते हैं फर्दर इम्प्रूवमेंट के लिए, फर्दर इम्प्रूवमेंट इन लर्निंग के लिए, तो वो फॉर्मेटिव असेसमेंट होगा। तो क्या मैं सही हूँ सर, जो यदि मैं ऐसी समझ रख रहा हूँ सर? सर देखिए, एक्चुअली अगर अपन इन दोनों में अंतर की बात करें तो इसका अंतर, जैसे आपने जो कहा सर कि उसका क्या पूर्व ज्ञान है, अगले जैसे क्लास 10th में गया और आप नंबर सिस्टम उसको पढ़ाना शुरू करना चाह रहे हैं और उसको आपने एक टेस्ट दिया और ये जानने के लिए कि उसको क्या पूर्व ज्ञान है उसका, है ना, आप ये कह रहे हैं, उसको आप जो है डायग्नोस्टिक्स कह रहे हैं। जी सर। तो उसको हम लोग अभी जैसे उसको थोड़ा सा हम लोग रिवाइज कर लें सर, उसको हम लोग एक मोटे तौर पर एक बेस लाइन की बात हम लोग कर रहे हैं सर, जो आपने कहा मुझे अभी, जो आपने जी एक्सप्लेन जी किया जी चीजों जी, को, बिल्कुल एक बिल्कुल तरीके का वो बिल्कुल। बेस लाइन है, जैसे अभी आज सुबह भी आप लोगों ने एक बेस लाइन किया होगा, है ना। जी लेकिन जी अगर हम लोग डायग्नोस्टिक और फॉर्मेटिव की बात करें सर, तो मान लीजिए मैं एक कोई चैप्टर पढ़ा रहा हूं, जैसे नंबर सिस्टम की ही बात हो रही है, मान लीजिए मैं क्लास 9 में या क्लास 10 किसी में भी मैं पढ़ा रहा हूं, जैसे आपने कहा 2-3 क्लासेस हो गई हैं, 4 क्लासेस हो गई हैं, और उसके बाद मैंने उनके बच्चों के साथ में मैंने एक छोटा सा एक कोई उनकी उन्होंने कितना समझा है ये जानने के लिए मैंने उसको कुछ एक टेस्ट लिया, मान लीजिए कुछ मैंने जो 4-5 प्रश्न दे दिए, चाहे वो एमसीक्यूज हों, चाहे वो किसी भी प्रकार के हों, ओपन एंडेड हों, या मैंने वर्बली बात करने करके पूछने की कोशिश की। अब मुझे जो उसका परिणाम मिला सर, मुझे जो उससे रिजल्ट मिले, अब मैं उस रिजल्ट को एनालाइज करके ये नतीजे पे पहुंचता हूं कि आ, अधिकांश बच्चे जो हैं वो एक पर्टिकुलर टाइप की जो अवधारणा है वो शायद नहीं समझ पा रहे हैं, और उसके लिए मुझे शायद अपने पढ़ाने के तरीकों में बदलाव करने की जरूरत है। मुझे कुछ अलग तरीके से शायद उसको समझाना होगा, तभी वो बच्चे उस चीज को समझ पाएंगे, है ना सर। ये जी सर। नतीजे पे मैं पहुंचा। तो अब ये जो नतीजा मुझे मिला है सर, अब इस नतीजे के आधार पर मैंने अपनी क्लासरूम की टीचिंग को मैंने चेंज किया। तो वहां पर मैंने एक जो बच्चे के जो कंसेप्ट की जो फॉर्मेशन हो रहा था, मैंने उसकी टेस्टिंग की, तो ये मेरे लिए एक फॉर्मेटिव असेसमेंट हो गया, जी सर। है ना सर। अब साथ में अगर मैं इसी को थोड़ा दूसरे रूप में देखूं कि आपने जो डायग्नोस किया उसी समय आप डायग्नोस भी कर रहे हैं सर, उसी समय आप इसको भी चेक कर रहे हैं कि बच्चे की क्या मिसअंडरस्टैंडिंग्स हो रही हैं, बच्चे जो हैं वो क्या चीज नहीं समझ पा रहे हैं, इसका डायग्नोसिस जो आपने किया, उस सेंस में अगर आप देखेंगे वो जो असेसमेंट हो रहा है, वो सेंस जो है आपको देगा कि ये आपने एक डायग्नोस्टिक असेसमेंट किया। अभी जैसे अभी 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 जो आप अभी आप लोग जो फील्ड पे काम करने वाले हैं सर, मान लीजिए 1 महीने बाद 2 महीने बाद आप लोगों का जो है वो होने वाला है, एक टेस्ट होने वाला है। जी सर। वो जो टेस्ट होगा वो किस टाइप का होगा सर? वो डायग्नोस्टिक होगा सर। डायग्नोस्टिक्स होगा ना सर। तो जी वो सर। उससे उससे जो आपको जो वहां से आपको जो रिजल्ट मिलेंगे, वो जो है वो किस टाइप के काम आएंगे सर? वही उसको उनको सर, उससे जो भी हमको कमियां नजर आएंगी तो उसकी एक रेमेडी ढूंढेंगे सर, जी टू जी जी प्रोवाइड, हाँ, रेमेडी फॉर द फर्दर लर्निंग सर। जी जी जी, है ना। तो या यहां पर देखिए, आ, आप आ,
जो अगर आप इसके दोनों के बीच में अगर आप कोई वो देखेंगे, डिफरेंस देखेंगे, है ना, डिफरेंस अगर देने की अगर अपन बात कर रहे हैं, एक चीज तो बहुत ही ज्यादा क्लियर है सर, एक बहुत बहुत ही एकदम क्लियर कट एक जो वो चीज है कि जो फॉर्मेटिव असेसमेंट हो रहा है वो आपका टीचिंग लर्निंग जो आपकी हो रही है क्लासरूम के अंदर में, आप उसके बीच में आप ले रहे हैं उस चीज को। बिल्कुल ठीक है सर। सर। और दूसरा, जो डायग्नोसिस जो आप कर रहे हैं वो क्या कर रहे हैं, आप इस बात का डायग्नोसिस कर रहे हैं कि बच्चे में क्या मिसकंसेप्शन हो रहा है, अभी बच्चे के अंदर में क्या मिसकंसेप्शंस हैं उन चीजों को लेकर के। देखिए, आज आज का जो हमारा टॉपिक है बेसिकली, ये जो जब हम लोग आगे पहुंचेंगे अपने अभी इंटरव्यूज की बात जब हम लोग करेंगे, ये जब डायग्नोसिस आप करते हैं, आपको स्टूडेंट्स का जब भी वर्कशॉप होती है तो लिखा क्यों नहीं बैठते हो? हाँ, तो जो भी आपका जो बच्चों का जो मिसकंसेप्शन है, कई बार ऐसा होता है सर कि जब हम कोई टॉपिक को शुरू करते हैं पढ़ाना, उस टॉपिक से रिलेटेड बच्चों के पहले से कुछ मिसकंसेप्शंस होते हैं उस टॉपिक को लेकर के। वो मिसकंसेप्शंस जो होते हैं वो कई प्रकार से बनते हैं। कई बार जो चीजें वो क्लासरूम में पढ़ते रहते हैं उससे उनकी अपनी एक समझ वो लोग डेवलप कर लेते हैं। हो सकता है कि वो समझ सही ना हो, वो कुछ गलत हो। कई बार वो बच्चे जो होते हैं ओवर जनरलाइजेशन कर लेते हैं। ओवर जनरलाइजेशन का अभी हम लोग बात करेंगे सर उसके बारे में कि क्या होता है ओवर जनरलाइजेशन, वो भी हम लोग चीज में बात करेंगे। हम लोग कोई एक चीज बताते हैं बच्चों को, जैसे कि मान लीजिए मैंने कोई एक उदाहरण दिया किसी, जैसे मान लीजिए डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी का मैंने उदाहरण दिया। अब वो डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी जो है वो किसी एक पर्टिकुलर जो सिचुएशन है वहां पर तो लागू हो रही है, लेकिन ये जरूरी नहीं है कि डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी हर सिचुएशन में लागू होगी। तो बच्चे लेकिन उसको ओवर जनरलाइजेशन कर लेते हैं और उनको लगता है कि जैसे सर ने मुझे ये एग्जाम्पल बताया था उससे मिलते जुलते हर प्रकार की चीजों में वो लागू होगा, जबकि कोई ऐसी सिचुएशन हो सकती है जहां वो लागू नहीं हो रहा है। तो वो ओवर जनरलाइजेशन वगैरह जो होता है जिसके कारण मिसकंसेप्शंस होते हैं बच्चों के अंदर में, एक जो कहना चाहिए गलत टाइप की चीजें चली जाती हैं, गलत अवधारणाएं बैठ जाती हैं, उनको पकड़ना, उन चीजों को पकड़ पाना, वो हमारा जो होता है वो डायग्नोस्टिक्स टेस्ट का काम होता है। तो वो वहां पर जो है, अब ये जो चीजें हैं ये क्लासरूम में भी हो सकती हैं सर, टीचिंग के दौरान भी हो सकती है। और हम लोग इसके लिए जैसे अलग से अभी एक डायग्नोस्टिक्स असेसमेंट अलग से ऑर्गेनाइज हो रहा है, वो भी हम लोग कर सकते हैं उसके, हो भी रहा है, जैसे अभी आप लोग अभी ऑर्गेनाइज भी करेंगे उन चीजों को। तो ये जो चीजें हैं, ये इन चीजों को थोड़ा सा अपने को ध्यान में रखते हुए दोनों के बीच की जो डिफरेंसेस हैं उनको देखते हुए हमको आगे बढ़ना होगा सर इसमें। अभी हम लोग और आगे बातचीत करेंगे सर, तो और थोड़ी सी क्लैरिटी जो है अपने पास आ जाएगी सर उसकी। नहीं, बहुत हद तक क्लैरिटी आ गई है सर। जो आपने ओवर जनरलाइजेशन वाले जो एग्जांपल दिया, इसको जब मैं दोनों से कनेक्ट कर रहा हूँ तो बहुत जी हद सर, तक क्लियर हो रहा है सर। ठीक है सर, ठीक है, चलिए आगे थैंक यू बढ़ते सर। हैं सर। ओके, आगे बढ़ते हैं।